नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज पर। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी अहम खबरों के साथ। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 109वें एपिसोड पर देश को संबोधित करेंगे। आज के कार्यक्रम में वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अपने अनुभव को शेयर करेंगे। साथ ही रिपब्लिक डे पर हुए महिला शक्ति के प्रदर्शन पर भी चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश का 75वां गणतंत्र दिवस इस बार कई मायनों में खास रहा। इस साल कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा दिखी। 100 महिलाओं ने शंख, नगाड़े और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर इसका आगाज किया। ये गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार हुआ। बता दें, इससे पहले पीएम मोदी ने मन की बात के 108वें एपिसोड पर फिट इंडिया अभियान पर चर्चा की थी। उन्होंने चेस ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद, एक्टर अक्षय कुमार और क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर से मेंटल और फिजिकल हेल्थ की टिप्स सुनवाई। पीएम ने 108वें एपिसोड की शुरुआत 108 अंक के महत्व के बारे में बताते हुए की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व, उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। दो दिन ब्रेक के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज फिर से शुरू होगी, जिसकी शुरुआत में राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जलपाईगुड़ी में राहुल गांधी और यात्रा के पोस्टर फाड़ दिए गए। यात्रा ने 25 जनवरी को असम में पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में प्रवेश किया था। यहां रोड शो करने के बाद राहुल नई दिल्ली रवाना हो गए थे। इस दौरान यात्रा अलीपुरद्वार के यहां पर फालाकाटा तक आगे बढ़ी। बंगाल कांग्रेस के नेता शंकर सरकार ने कहा कि राहुल गांधी सुबह 11:30 पर यहां बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वो जलपाईगुड़ी रवाना होंगे। इस बार यात्रा बस और पैदल दोनों माध्यम से आगे बढ़ेगी। रात को सिलीगुड़ी के पास यहां पर विश्राम की योजना बनाई है। 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों से होकर गुजरेगी। वहीं बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राज्य से गुजरने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए उचित अधिकारियों को निर्देश जारी करने को कहा है। बता दें, मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड, असम होते हुए 25 जनवरी को पश्चिम बंगाल में पहुंची, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी को पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत सार्वजनिक बैठक करने की अनुमति मिलने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, कांग्रेस टीएमसी में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारों को लेकर तकरार चल रही है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दूरी बनाई है। बिहार की सियासत के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली की आप सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में हमारी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बीजेपी के एक नेता ने पिछले दिनों दिल्ली के 7 एमएलए को संपर्क करने की यहाँ बात कही थी। आपको बता दें कि यहाँ पर केजरीवाल के मुताबिक भाजपा ने 7 अपने आप विधायकों से कहा है कि वो इस बात को अपने पास रखें। बाकी विधायकों से भी बात यहाँ पर बीजेपी के लोग कर रहे हैं, सब बीजेपी के लोगों का कहना है। इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर गिरा दी जाएगी बीजेपी की ओर से, ये बीजेपी के लोगों को लगता है। आप भी आ जाओ। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हर कोई जोर लगा ले, लेकिन हम हारने वाले नहीं है, क्योंकि बीजेपी तमाम हमारे विधायकों से कह रही है कि आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और भाजपा की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल यहीं पर नहीं रुके। आगे केजरीवाल ने कहा कि भाजपा का दावा है, उन्होंने हमारे 21 विधायकों से बात की है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने सिर्फ 7 विधायकों से बात की है और सभी 7 विधायकों ने भाजपा का ऑफर ठुकरा दिया है। केजरीवाल ने दावा किया है कि भाजपा नेता की इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया गया है। आपके इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया, जिसमें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं, जैसा कि पिछले 7 बार से वो कर रहे हैं। एक बार भी नहीं बता पाए कि उनसे संपर्क करने के लिए किस फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया है, किसने उनसे संपर्क किया है, ये बैठक कहां पर हुई जहां विधायकों से बातचीत हो रही है, या सिर्फ वो बयान ही देते रहेंगे और बयान देने के बाद अरविंद केजरीवाल छिप जाते हैं। उनके साथी जेल में हैं और वो बार बार ईडी के समन से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास ईडी के सवालों के जवाब नहीं है।
ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनती, वो पैसे देकर, डराकर, धमकाकर, सीबीआई और ईडी के केस करवाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश करती है। अरविंद केजरीवाल आज फिर से वैसे ही झूठ बोल रहे हैं जो 7 बार पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे एमएलए को संपर्क किया जा रहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। पिछली 7 बार में जब भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इल्जाम लगाया, एक बार भी वो ये नहीं बता पाए कि किस नंबर से फोन आया, किसने संपर्क किया, कहाँ पे मीटिंग हुई, कोई घर पे आया, कोई ईमेल आया, कोई फोन आया, कुछ तो होगा। कुछ नहीं बता पाते, बस बयान देते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा सफेद झूठ दिल्ली की जनता बार बार देख चुकी है अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ने चोरी की है, कमीशन खोरी की है, उनके साथ के लोग जेल में हैं और केजरीवाल ईडी के बुलाने के बावजूद भी भाग रहे हैं, पहुंच नहीं रहे ईडी के पास, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है अब सवालों का। भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है वो पकड़ा जा चुका है, चोरी और कमीशन खोरी पकड़ी जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट, कमीशनखोर, चोर मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में याद किए जाएंगे। ये उनके आखिरी दिन चल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। इस प्रकार का झूठ अब जनता समझ चुकी है, वो उनका पाखंड जो है वो उजागर हो चुका है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन का सामना करना चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए। इस प्रकार के झूठों से, इस प्रकार के आरोपों से अब राजनीति उनकी चलने वाली नहीं है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली से नरेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर बीजेपी पर, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, हमारी सरकार को यहाँ पर गिराने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उनके एमएलए से संपर्क किया हुआ है, 25 करोड़ रुपया जो है वो विधायकों को ऑफर कर रहे हैं बीजेपी। किस तरह की बातें हैं ये, क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले से ही आरोप लगाती आ रही है। उनका कहना है अब भाजपा जो है एक ऑपरेशन चला रही है लोटस, और उसके तहत जो है कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में गिराने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य हैं, जिनमें से 62 सीटें जो है 62 विधायक जो है आम आदमी पार्टी के हैं, वहीं भाजपा के 8 हैं और कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। जरूरी बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार गिराएगी भी, सरकार किसकी बनेगी? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। इस तरह की कोई भी बात जो है नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं जो है जो ईडी के जो सम्मन आ रहे हैं उससे बचने के लिए ये जो है इस तरह के प्रोपगंडा खड़ा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि लगभग जो है 25-25 करोड़ रुपए हर विधायक को देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिनमें से 7 विधायकों के साथ में उनकी बात हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोटस जो है एक
ऑपरेशन चला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर जो है कहीं न कहीं पहल कर रही है और चाहती है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाए, उसके बाद में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराया जाए। तो अभी जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और वही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रतिपक्ष नेता ने कहा है कि अगर इस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल करते हैं तो उनके खिलाफ आने वाले समय में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी के तमाम लोग ये भी कहते हुए नरेश नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पहली बार नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी और इस तरह के आरोप बीजेपी पर वो इससे पहले भी लगाते आए हैं, लेकिन आरोप लगाने के बाद छिप जाते हैं। जब बीजेपी सवाल पूछती है तो इस पर कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि बीजेपी लगातार पूछ रही है कि भाई किस नंबर से फोन किया गया है आपके एमएलएस को, जो ऑफर किए गए हैं 25 करोड़ रुपए, वो किसने ऑफर किए हैं, कोई नाम तो बताया होगा, इसके बारे में जानकारी दें। अभी तक इसके बारे में तो अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बता पाए हैं। देखिए, इससे पहले भी जो है जो ऑपरेशन लोटस की शुरुआत की थी, उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया था। खुद जो है वरिष्ठ नेता अमित शाह पर भी आरोप लगाया गया था कि उनकी शह पर जो है कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो है सवाल खड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ रहे हैं आखिर वो कौन से किस माध्यम से जो है इन विधायकों से मिलेगा, क्या वो सोर्स है, जो आप सोर्स बताइए या माध्यम बताइए, या किस फोन नंबर से बातचीत की गई। इस पर जो है अरविंद केजरीवाल अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं जो विधायक है उनको 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया था और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं, क्योंकि पंजाब की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, हरियाणा में अकेला चुनाव लड़ना चाहती है और ऐसे में हो सकता है दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी अकेले 2024 लोकसभा चुनाव लड़े। तो ऐसे में कहीं न कहीं चाहती है कि जो धरातल पर जो है जो काम है, आम आदमी पार्टी जिस तरह का प्रचार प्रसार करती है, भारतीय जनता पार्टी को बार बार जो है कहती है अब उनकी सरकार गिराने की कोशिश की गई है, तो कुछ का कोई बेनिफिट लेना चाहती है। यही कारण है कि 2024 से पहले भी आम आदमी पार्टी एक पूरी तैयारी के साथ में मैदान में उतरना चाहती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो हमारे ब्यूरो चीफ नरेश हमारे साथ जुड़े थे तमाम जानकारी के साथ। तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल को ही अब घेरने में यहाँ पर लगे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर की। तो एनडीए गठबंधन और बीजेपी को मात देने के लिए बने इंडिया गठबंधन के लिए यूपी से राहत की खबर यहां पर सामने आई, जहां इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा हो गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी जानकारी कल दी और यूपी में कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये क्लियर कर दिया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। बता दें कि एक और जहां इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब में टूट की कगार पर है, वहीं दूसरी ओर सपा ने गठबंधन में सीट शेयरिंग कर मजबूती देते हुए अपना रुख यहां पर साफ कर दिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की शुरुआत हुई है। ये एक अच्छी शुरुआत है। मजबूत सीटों को हमने यहाँ पर कांग्रेस को दिया है, जहां पर कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ सकती है। 11 सीटों पर यहां बात हो चुकी है। वहीं बिहार में पिछले 3 दिनों से तकरार देखी जा रही है। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद बीजेपी सहयोगी दलों को साधने में जुटी है। बीते शनिवार को दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान से मुलाकात की। इस दौरान चिराग ने नीतीश को लेकर अपनी राय रखी। लोजपा के सूत्रों के मुताबिक पार्टी चाहती है कि बिहार में एनडीए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और उसी के आधार पर सरकार चले। चिराग सिर्फ नीतीश कुमार के साथ निश्चय के आधार पर सरकार चलाए जाने के पक्ष में नहीं है। चिराग ने हमेशा सात निश्चय में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनका मानना है कि ये केवल जेडीयू और महागठबंधन का एजेंडा है। चिराग की मांग है कि उनके बिहार फर्स्ट एजेंडे को भी एनडीए सरकार के एजेंडे में शामिल किया जाए। चिराग ने बैठक में स्पष्ट किया कि उनका नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, लेकिन वो नीतियों से समझौता नहीं करेंगे।
अगर नीतीश कुमार जिद पर नहीं अड़े तो एक प्लेटफॉर्म पर आने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, चिराग ये भी चाहते हैं कि जेडीयू के आने के बाद भी उनके कोटे की सीट की संख्या कम ना हो। वहीं पार्टी के सूत्रों का कहना है कि बीजेपी जिसको लाना है लाए, लेकिन लोजपा सीटों से समझौता नहीं करेगी। अगर सीटों पर बात नहीं बनी तो पार्टी फिर 2020 विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी के साथ और जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, यानी 17 जेडीयू कोटे की सीट और 6 लोजपा की सीट यानी कि 23 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि पार्टी सूत्रों ने आरजेडी के साथ जाने की किसी भी तरह की संभावना को नकारते हुए कहा कि वो पीएम मोदी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पैनी नजर पल पल बदलती परिस्थितियों पर रखी हुई है। कयास बहुत लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं बहुत सी तैयार की जा रही हैं, पर मैं मानता हूं कि हाइपोथेटिकली किसी भी प्रश्न का जवाब देना निराधार होगा। ऐसे में मुझे लगता है सही समय का सबको इंतजार करना चाहिए। एक बार परिस्थिति स्पष्ट होती है, एक क्लैरिटी आती है गठबंधनों को लेकर, नई पुरानी सरकारों को लेकर, मुझे लगता है उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख स्पष्ट करेगी। मुझे नहीं पता कि ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान है कि नहीं, बट हैविंग सेड दैट मैं जरूर मानूंगा कि मौजूदा परिस्थिति में भी बिहार में एनडीए इतना मजबूत है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार में जीत सकते हैं। ऐसे में मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा बनते हैं या वो महागठबंधन में ही रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि परिस्थितियों पे नज़र है और एक बार पूरी क्लैरिटी आ जाए उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख तय करेगी। व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग, दे आर वेरी मिक्स र्यूमर्स, काफ़ी अलग अलग तरीके की जानकारियाँ, अफवाहें, संभावनाएं तैयार हो रही हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। हर संभावना पे अगर कोई अपनी टिप्पणी करने लगे तो बहुत उलझन पैदा हो जाएगी। मुझे लगता है जस्ट मैटर ऑफ टाइम, थोड़े समय में सारी पिक्चर, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, उसके बाद ही अपने रुख को हम लोग स्पष्ट करेंगे। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निरंतर मेरे संपर्क में पिछले कुछ हफ्तों से रहे हैं। गृह मंत्री जी से इस दौरान मेरी कई बार बातचीत हुई है। बातचीत होनी तय भी थी, सिर्फ मौजूदा परिस्थिति को लेकर नहीं, क्योंकि वैसे भी चुनाव अब समीप हैं। 2024 लोकसभा के चुनाव अगर मतदान अप्रैल में होना है तो मार्च में अधिसूचना भी आ जाएगी और फरवरी में हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर, चुनाव की रणनीतियों को लेकर वैसे भी मेरी उनसे बातचीत चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ चुका है, जहां एक और विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है, वही सत्ता पक्ष विपक्ष पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला किया, जिसमें प्रहलाद जोशी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। ये सिर्फ अपने परिवार के लिए लड़ने वाली पार्टी है, जनता की समस्याओं से, कठिनाइयों से आरजेडी को कोई लेना देना नहीं है। इतना तो मुझे जानकारी है कि देयर इज अ सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन टू पार्टी दैट हैज कम आउट इन द मीडिया इटसेल्फ। मुझे तो कुछ उसमें ज्यादा बोलना नहीं है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस पार्टी जो है, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचारियों का पार्टी है, ये जो परिवारवाद का पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए लड़ने वाली पार्टी है। तो जनता के दुख को, जनता का जो कठिनाइयां है, जनता का जो समस्या है, उससे ये आरजेडी और कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। ये परम भ्रष्ट और परिवारवाद का पार्टी है। जो परम भ्रष्ट भी होता है, परिवारवाद भी होता है। तो जहां परिवारवाद होता है तो भ्रष्ट होता है। लेकिन ये दो पार्टियां हैं देश के इतिहास में, अगर आप थोड़ा पन्ना पीछे पलट के देखते हैं तो ये पार्टियां, ये परम भ्रष्ट और परिवारवाद पार्टी है। तो नीतीश कुमार जी को नहीं जम रहा है ऐसे तो जो है, तो जहां तक मुझे मेरा पर्सनल कांटेक्ट से भी जो इनपुट मिला है वो ठीक है। झगड़ा तो बहुत गंभीर है, तो देखेंगे आगे के बारे में। ये एक तो मुझे जानकारी नहीं है, दूसरी बात अगर है तो भी बोलने का अधिकार मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन स्वयं नीतीश कुमार दुखी है, ये तो हम पहले भी बोला था कि ये फोटोशूट है और कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसको कुछ नेगेटिव अप्रोच से ही गठबंधन रचाने का कोशिश हुआ था। सर, और एक ममता बनर्जी का सरकार ने राहुल गांधी के यात्रा को परमिशन नहीं दे रहे, आम आदमी भी इंडियन अलायंस से बाहर आ रहे, तो टोटली फेल हो गए सर। ये बोल रहा था मोदी को हरा जाएंगे हम। ये तो
पूरा जन्म लेने से पहले ही इसका मृत्यु हो गया है। तो ये तो जन्म लेने वाले थे। जन्म कहाँ हो कब होता था ऐसे आप पूछते तो जब सीट शेयरिंग हो के अनाउंस होता था तब जन्म होता था। ये तो स्टिल बॉर्न ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में, स्टिल बॉर्न है। ये तो जन्म लेने से पहले ही ये इसका मृत्यु हो गया है। कारण इतना है। बिहार में जारी नीतीश लालू की तकरार के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस का रुख साफ करते हुए कहा कि मैं औपचारिक तौर से कह सकता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बार नहीं बल्कि कई बार बात करने का प्रयास किया। बिहार के मुख्यमंत्री बेहद व्यस्त हैं। खड़गे जी और लालू जी के बीच में बात हुई है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, मुझे जानकारी नहीं, पर जरूर हुई इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको ये औपचारिक तौर से बोल सकता हूं कि खड़गे जी और ममता जी के बीच में बातचीत हुई है। मैं ये भी औपचारिक तौर से आपको कह सकता हूं कि खड़गे जी ने प्रयास किया है बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया और एक बार नहीं 2-3 बार प्रयास किया, पर व्यस्त है बिहार। एक मिनट बिहार प्लीज वेट। बिहार के मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, तो यहां वहां मीटिंग है। खड़गे जी भी व्यस्त हैं, यहां वहां उनकी बैठकें हैं। जब ये फ्री होते हैं बिहार के मुख्यमंत्री फ्री नहीं है, जब बिहार के मुख्यमंत्री फ्री हैं तो खड़गे जी व्यस्त हो जाते हैं। तो एक समय आएगा, उनके ओर से कॉल बैक आया है, पर उन दोनों के बीच में बात नहीं हो पाई है। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ।